नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज किस मुद्दे पर बात होगी पढ़ लीजिए। मिलावटी दवाओं का मायाजाल, मासूमों का काल। आज का ये शो देखना चाहिए क्योंकि ये आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए धीरे धीरे सर्दी दस्तक दे रही है और आपको कफ सिरप की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों को देने के लिए। लेकिन कफ सिरप देने से पहले ये शो जरूर देख लीजिए। और क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो देश में घूम रहा है, सुना भी होगा, जाना भी होगा और देखा भी होगा। आज उसी मुद्दे पर हम बात करें। एक जहरीले सिरप से पूरे देश में हाहाकार मच गया है क्योंकि यह कातिल सिरप मासूमों की जिंदगी को लील रहा है, घरों के चिराग बुझा रहा है, जिसके बाद तमाम राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हैं। केंद्र सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, आरोपों के बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने बैन कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले यूपी में नकली दवा के खेल का पर्दाफाश हुआ था। करीब 200 करोड़ का एक खेल था। जांच में सामने आया था कि असली लेवल के अंदर नकली दवाएं बेची जा रही है। वहीं कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में भी सामने आया कि फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा डीजी मिलाया जा रहा था। डीजी मतलब उसका टेस्ट होता है, मीठापन जो बच्चों को ठीक लगे, वो डीजी का शब्द है। यानी नकली दवा हो या कोल्ड ड्रिंक सिरप, दोनों खेल में सिर्फ चंद रुपयों के फायदे के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। देश सदमे में है। मासूमों की मौत की यह खबर हर किसी को झंझोर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप ने बच्चों की जिंदगी छीन ली। पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा मासूम दम तोड़ चुके हैं और अब सामने आया है एक ऐसा खुलासा जिसने सबको हिला दिया। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट बताती है कि जिस कोल्ड ड्रिंक सिरप को बच्चों को दिया गया उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की मात्रा स्वीकार्य सीमा से कई गुना ज्यादा थी। रिपोर्ट के बाद कई राज्यों ने इस सिरप पर बैन लगा दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश की जांच में तो और भी खतरनाक सच सामने आया। सिरप में डीईजी की मात्रा 48% से ज्यादा थी, जबकि नियम के मुताबिक ये सिर्फ 0.1% तक होनी चाहिए। सोचिए, दवा के नाम पर बच्चों को जहर पिलाया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही डीईजी है जिसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड, पेंट और स्याही बनाने में होता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार चेतावनी दे चुका है कि दवाओं में इसका इस्तेमाल जानलेवा है, और अब ये चेतावनी सच साबित हो रही है। सवाल ये है कि आखिर दवा कंपनियां इस जहर को दवाओं में मिलाती ही क्यों? इसका जवाब है पैसा। डाइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल दवाओं में सॉल्वेंट के तौर पर किया जाता है। कफ सिरप में इसे मीठा स्वाद देने के लिए भी मिलाया जाता है। कायदे से ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये महंगे होते हैं, इसलिए कंपनियां सस्ता विकल्प चुनती हैं और अवैध तरीके से डीईजी को मिला देती हैं। डाइथिलीन ग्लाइकॉल कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए। ये शरीर में जाकर ऑक्सोलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड में टूटता है, जो किडनी की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, जिसके चलते किडनी फेल हो सकती है। नर्वस सिस्टम और दिल पर भी असर पड़ता है। साल 2023 में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इस खास फॉर्मूले वाली दवा देने पर रोक लगाई थी। इस फॉर्मूले में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्रीन जैसे ड्रग्स थे। ये वही एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पर खांसी सर्दी के सिरप में होते हैं। ये रोक तब लगी जब 2022 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। लेकिन दवा कंपनियां अब भी दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हैं। छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से 6-7 बच्चे 4 साल या उससे कम उम्र के थे। मध्य प्रदेश में दवाओं की क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। अगस्त 2024 में 9 से ज्यादा जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की सप्लाई रोकनी पड़ी थी क्योंकि ये क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। अब इस नए मामले ने सिस्टम पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि बच्चों की जान लेने वाली ये जहरीली दवाइयां कब तक बाजार में बिकती रहेंगी? कब तक इन पर सख्त रोक लगेगी? क्या दवा कंपनियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो थोड़ा सा कुछ बिंदु हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो नकली दवाओं का खेल बहुत जगह है, चाहे आगरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, ये नाम जिले हम आपको बताएं क्योंकि हाल ही में नकली दवाओं का खेल यहाँ देखने को मिला। ऐसी बहुत सारी खबरें आई जहाँ नकली दवाई, नकली फर्में, नकली रैपर लगाकर दवाइयाँ बेची जा रही। सोचिए, जिन दवाइयों से हमें अपनी सेहत में सुधार होना है वो आप देखिए, मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और लखनऊ, यहाँ से ऐसे पर्दाफाश हुए हैं।
अब बात करते हैं हम आपको आगरा में कैसी नकली दवाओं का अड्डा मिला। और ये देखिएगा, अगस्त 2025 में नकली दवा के खेल का पर्दाफाश हुआ, करीब का खुलासा हुआ। बंसल मेडिकल है, मां मेडिकल से नकली दवाई बेची गई। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। नकली दवा की खरीद बिक्री डमी फर्म से होती थी। 5 फर्जी फर्म महाराष्ट्र में और 3 फर्जी फर्म आगरा में थी। नकली दवा की सप्लाई चेन्नई पौंडुचेरी से होती थी। असली दवाओं के बॉक्स में सोचिए, असली दवाओं के बॉक्स में नकली दवाओं की पैकिंग बिक्री फर्जी बिल के जरिए वैध दिखाकर की जाती। तो आप सोचिए, क्योंकि मोटा मुनाफा कमाती हैं कंपनियां, लेकिन आपकी सेहत से खिलवाड़ करिए। अब देखिए 14 बच्चों की जान चली गई ना कोल्ड ड्रिंक सिरप की वजह से। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार नकली दवाओं का ये कारोबार है, इस पर शिकंजा कब लगेगा। तो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप तो बैन, और कितना खेल, ये एक बड़ी बात है। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जेडी रावत रहेंगे, विवाह अध्यक्ष है केजीएमयू के, आपको बता दें पेडियाट्रिक से। सुनील दुबे रहेंगे, आपको बता दें महामंत्री दवा विक्रेता समिति के हैं। अतुल उपाध्याय असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर आगरा से हमारे साथ जुड़ेंगे। रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। कपिल अग्रवाल हमारे साथ आपको बता दें आगरा से जुड़ गए। सबसे पहले कपिल का रुख लेते। कपिल, कोल्ड ड्रिंक सिरप आने के बाद अब ये मंथन चिंतन का विषय बन गया है कि नकली दवाओं का खेल चल रहा है। 14 बच्चों की जान चली गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी आगरा में भी बड़ा खुलासा हुआ था, बहुत सारे मामले सामने आए थे, बहुत फर्जी दवाओं का खेल सामने आया था। ये जरा पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या पूरा मामला था और कैसे यहां रैकेट चलाया जा रहा था फर्जी दवाओं का। कपिल आपसे सवाल था मेरा। जी आवाज आ रही है, आप बताइए। कपिल, मेरा सवाल यह था कि जिस तरह कोल्ड ड्रिंक सिरप का मामला सामने आया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं दवाइयों को बैन किया जा रहा है, लेकिन ये नकली दवाओं का खेल तो चल रहा है और आगरा में तो बड़ा एक्सेस का खुलासा हुआ था। जेपी देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर नकली दवाइयों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आगरा एक बड़ी मंडी बनकर उभरा था। बीते अगर 7-8 सालों की बात करें तो बड़ी मात्रा में जो है आगरा से नकली दवाइयां न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती थी। इसके अलावा अभी अगर पिछले महीने की अगर बात करें तो बड़े स्केल पर आगरा ड्रग विभाग के साथ अन्य जो ड्रग टीमें थी उन्होंने अगर छापामार कार्रवाई की। आगरा में बंसल मेडिकल और जो हेमा मेडिकल था उसमें जो बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, उस पर आगरा के जो ड्रग कमिश्नर है अतुल उपाध्याय, इसके अलावा जो बस्ती के ड्रग कमिश्नर थे क्या नाम उसका दीपक मोहन, उन्होंने जो कार्रवाई की, कुछ लोग उसमें जेल भी गए हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। कि अगर बात करें तो सिरप को लेकर भी आगरा का ड्रग विभाग काफी सक्रिय बना हुआ है और लगातार दुकानों पर जाकर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहा है। कई जगह से जो है सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सिरप को लेकर भी जो आगरा का ड्रग विभाग है कहीं ना कहीं पूरी तरह से संजीदा बना हुआ है। चले कपिल, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रामानुज भी देहरादून से जुड़े हैं। रामानुज, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है जिससे 14 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें, इन दोनों तमाम राज्यों में इस दवाई को बैन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कई जिलों से इस तरह की खबरें आती है जहां नकली दवाओं का खेल चलता रहता है। देखिए जयप्रकाश, सबसे पहले तो नकली दवाओं के बारे में ही जिक्र कर लेते हैं। चूंकि उत्तराखंड एसटीएफ ने हाल के दिनों में नकली दवाओं के बनाने वाले एक रैकेट का खुलासा किया, जिसमें अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और उसके मास्टरमाइंड था नवीन बंसल। वो न सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ दिल्ली, हरियाणा, इन जैसे राज्यों में भी अपना एक नेक्सस तैयार किया था। तो नकली दवाओं का बड़ा रैकेट है, जिस तरह से हमारे सहयोगी आगरा से बता रहे हैं। तो इसी तरह का नेटवर्क उत्तराखंड में भी काम कर रहा था। और इन सबसे इतर अब आजकल में जो बच्चों के सिरप को लेकर के फिलहाल उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई है, अगर उसको देखें तो आज पूरे दिन भर भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई की गई है। देहरादून में भी जगह जगह पर मेडिकल स्टोर और साथ में जो स्टॉकिस्ट हैं उनके यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई कि किस तरह से सिरप
का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे बेचा जा रहा है, कि सिरप की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे हैं, उसके लिए सैंपल भरे जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक और देहरादून से लेकर चमोली तक हर जगह पर सरकार का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी मशीनरी, इतना सिस्टम होने के बावजूद भी बच्चों के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है या नकली दवाओं का रैकेट चल रहा है, तो ये कैसे चल रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि नकली दवाओं के रैकेट को तोड़ना है। जो भी उसके आरोपी हैं, जो उसके गुनाहगार हैं, उनको सजा मिल सके, इसके लिए काम करना है। एसटीएफ भी लगी है और दूसरी तरफ ड्रग विभाग भी लगा है। लेकिन एक बात तो गंभीर विषय का है कि न सिर्फ बड़े जो बीमार होते हैं, जो उनके लिए जो दवाएं बनती है, जीवन रक्षक दवाएं हैं, उसके साथ में अगर डुप्लीकेसी की जा रही है, अडल्टरेसी की जा रही है, तो एक बड़ा सवाल है। और साथ में बच्चों की सेहत से संबंधित जो अब सिरप की बात आई है, उसको लेकर के भी सरकार कदम उठा रही है। तो आने वाले दिनों में कुछ बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जब कोई हादसा होता है, जब कोई घटना सामने आती है, तब इस तरह के एक्शन होते हैं। लेकिन सवाल है कि नकली दवाओं का कारोबार तो चलता रहता है, करोड़ों का दवा है। और आपको हैरानी होगी, भारत के अंदर 5 लाख करोड़ का ये बिजनेस है दवाइयों का, 5 लाख करोड़ का। लेकिन उसमें भी नकली दवाइयों का खेल होता है। यूपी में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन किया गया है और इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के जो हमारे संज्ञान में अखबार के माध्यम से आया है, प्रदेश में इस प्रकार के सिरप को हमने प्रतिबंधित कर दिया है और किसी भी स्थिति में हम प्रदेश के लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। और सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार का सिरप जो मध्य प्रदेश में है, उसको हमने कभी नहीं खरीदा है। और आगे भी इस प्रकार के जो भी दवाइयाँ हैं, हम कड़ी परीक्षण के बाद ही जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग जांच करके ही कहेंगे, तभी हम इस प्रकार की अन्य दवाइयों को ही परचेज करेंगे। पूरी तरह से हमने इस पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। चलिए हम लौटेंगे, हमारे साथ सुनील दुबे साहब जुड़े हैं, महामंत्री दवा विक्रेता समिति के। सुनील दुबे साहब, मेरे सवाल आपसे, क्योंकि आप दवा विक्रेता हैं, थोड़ा सा दवाइयों के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए, अब कोल्ड ड्रिंक सिरप जो बेची जा रही थी, जिसमें 48% DEG निकला, जबकि वो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या इन दवाइयों को आप मेडिकल स्टोर तक जब पहुंचाया जाता है, तो इसकी कोई जांच प्रणाली होती है? भाई किसमें कितने मात्रा इसमें क्या है, इसमें किसकी मात्रा कितनी खतरनाक साबित होती है, कि को थोड़ा प्रोसेस बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये नकली दवाइयों का खेल कैसे हो जाता है और कैसे मेडिकल स्टोर तक पहुंची जाती है? क्या उसके पीछे मेडिकल स्टोर वाले भी शामिल होते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम एक दवा व्यापारी हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार का जो ऐसा पैरामीटर, ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि जिसको हम तुरंत दवा को चेक करें। हमारे 19 ड्रग एक्ट के तहत जो है एक नियम है, उसमें बिल बैच के थ्रू हम उसको दवाओं को खरीदें और बेचें, और प्रॉपर दवा कंपनियों से, स्टॉकिस्ट के माध्यम से ही हम उसको खरीदते हैं। और इस तरह का जो भी चीज़ें जो कंपनीज या जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उनके ऊपर तो मैं ये चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारी सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई करी है और इसको बैन किया है। रही बात नकली दवाओं का, नकली दवाओं के आपने कहा पीछे आगरा में एक घटना हुई है, परंतु नकली दवाओं का जो भांडा फूटा, उसमें हमारी सरकार ने और विभाग ने और एसटीएफ ने, सारे संयुक्त टीमों ने जो है अच्छा कार्य किया है। और उसके साथ ही साथ हम ये भी जो है सरकार से मानते हैं कि जो भी हमारे दवा व्यापारी हैं, जो कुछ लोग कल्पित हैं, उनको कतई दोषियों को बख्शा न जाए, और जो सही हैं उनको, निर्दोषों को जो है परेशान न किया जाए। दवा का जो प्रॉपर प्रोसेस है, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं होता है कि जिसके थ्रू हम उसको तुरंत का तुरंत टेस्ट कर ले। हाँ, नहीं बिल्कुल। आप दुबे साहब, एक मैं चीज समझूंगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सिरप में माना जा रहा है कि DEG की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से 48% मात्रा थी, जिसकी वजह से बच्चों की जान गई, वो नुकसान पहुंचाती है। एक पैमाना जरूर होगा, एक कंपनी को भाई इतनी डालनी है, सब वहां बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होंगे जो दवाइयों के बारे में जानते होंगे। तो ये कैसे, क्या ये कोई मानवीय भूल हुई होगी या गलती हुई होगी क्या, या DEG डालकर आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है? नहीं,
देखिए, ऐसा है कि इसमें मुनाफा की कोई बात नहीं है। उसमें पर्टिकुलर डीजी जो एक उसके लिए बच्चों को किसी भी प्रकार, जैसे उसको टेस्ट जो होता है, हाँ जी। बच्चे कड़वा होता है, बहुत ज्यादा नहीं पी पाते, उसको लेके लिए बनाया जाता है। बट उसका जो ग्लाइसोलार का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा थी। अब ये कंपनियां किस तरह बना रही हैं या कंपनियों ने क्यों ऐसा किया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, पूरे मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रॉपर, उसके चैनल्स के थ्रू उसके वो एक सिस्टम होता है, हर एक पैरामीटर होता है, कंपनियों के पास ही होता है, उनके अपने फार्मासिस्ट होते हैं, उनके एनालिसिस्ट होते हैं, वो सारे एक एक चीज पैरामीटर को चेक करते हैं। अब ये कहां मानवी, इसको तो हम ये कहेंगे हो सकता है कि मानवी भूल ही होगी, अदरवाइज कोई भी कंपनी या कोई भी दवा व्यापारी या कोई भी मैन्युफैक्चरर इस तरह का खिलवाड़ किसी के जीवन से नहीं कर सकता है। और हम एक जीवन रक्षक दवाओं का व्यापार करते हैं। हमने अपने व्यापार अपने संगठन के माध्यम से सभी अपने दवा व्यापारियों को भी जो है वो सूचित कर दिया कि इस तरह के जो भी चीजें हैं उस पर तुरंत ध्यान लिया जाए, और हम समय समय पर उनको अवेयर भी करते रहते हैं ताकि कभी भी उनको किसी प्रकार का इस तरह के वो उसमें जो है कार्य न करना पड़े। जी, लेकिन दुबे साहब, एक और सवाल आपसे, ये खेल क्यों होता है? सोचिए, दवाई तो इसलिए बनाई जाती है कि जिंदगी बचाई जाए, दवाई तो यह है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। कैसे चंद लोग मोटे मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ खेल लेते हैं? नकली दवाइयां कैसे मार्केट में आती है? हालांकि ये ड्रग्स विभाग की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि ड्रग विभाग कैसे उनको कोशिश करे कि नकेल लगाए, लेकिन बावजूद उसके नकली दवाई क्यों उतर जाती है? देखिए सर, ऐसा है कि इसमें अब आप कहें क्या कहें इसके लिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है छोटे ऐसे बड़े उसके चक्कर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसमें सबको नहीं कहा जा सकता है, जिन्होंने जो है वो कर लिया। नकली दवाओं का अभी भी देखिए ऐसा है, नकली दवाएं और किस तरह बनी है और उसका अभी सैंपल क्या स्थिति है। अब चलिए दुबे साहब, मैं रोकूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार से मिलते हुए, पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप देख सकते हैं, उनको सांत्वना देने पहुंचे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। चलिए फिर लौटते हैं हम अपनी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं रामानुज भी। रामानुज, अगर जिस तरह, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे क्योंकि बहुत सारी मेडिकल कंपनियां हैं जो दवाइयों का यहाँ बनाती हैं, बहुत सारे, चाहे वो रुद्रपुर की बात हो या फिर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में बहुत सारी क्योंकि दवाई कंपनी है। लेकिन क्या ड्रग विभाग समय समय पर इन कंपनियों से पैमाना इनका जांचता रहता है या नहीं रहता है, या जब ये कोई घटना सामने आती है तब ये लोग जागते हैं? बिल्कुल जयप्रकाश, चूंकि ड्रग की जो कोशिश है वो आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने एक बात को कहा कि अब हर दवा कंपनी तक पहुंचा जाए, और पूरे प्रदेश में 250 बड़ी ऐसी कंपनियां जो उत्तराखंड में दवाओं के साल्ट को बनाती हैं या फिर दवाएं बनाती हैं, और उसमें से 35 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो बच्चों के लिए सिरप को तैयार करती हैं। तो ड्रग विभाग की तरफ से ये लगातार दिशा निर्देश रहता है कि वो मॉनिटरिंग करें, लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर दवाओं की सप्लाई होती है न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए, उसमें मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं तो चूक जरूर होती है। और यही चूक जो होती है उन फिलहाल जो डुप्लीकेट दवा बनाते हैं या ऐसे माफिया हैं जो फिलहाल उनका एक रैकेट चलता है, वो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर एक नकली दवा का रैकेट का जो खुलासा हुआ वो भी पकड़ा गया। साथ में जो सिरप आते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो उसका पैरामीटर तय नहीं हो पाता कि आखिर में इसमें कौन सा साल्ट कितना है, कितना उसका इंग्रेडिएंट्स है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। जिस तरह से आपने बातचीत की जो फिलहाल मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं मेडिकल स्टोर को भी इस बात को ध्यान देना होगा कि जब उनके पास में कोई स्टॉकिस्ट आता है तो उसका बिल है या नहीं है। बिल्कुल मैं लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर जेडी रावत साहब जुड़ गए हैं, केजीएम से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जेडी साहब, मैं एक सवाल, पहले जो ये दवाई आई कोल्ड्रिफ, उसका जो सॉल्ट था उसमें सॉल्ट इतना ज्यादा मिला दिया कि बच्चों की जान चली गई। सर, इसके लिए आप किसे लापरवाह मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं कि उसमें 48% डीईजी निकल गया? पहला सवाल यही है मेरा आपसे। क्या उसके लिए आप मानेंगे कि ड्रग विभाग की जिम्मेदारी है, या आप मानेंगे कि भाई कंपनी से ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां बहुत सारे दवा एक्सपर्ट्स बैठते होंगे जो सारी चीजें दवाइयां बनाते हैं, या एक आप कहेंगे कि कोई भूल हो गई, मानवीय लापरवाही बरती गई?
रावत साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिएगा। नहीं हेलो, हाँ जी, अब आपकी बात रखिए रावत साहब, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था सर कि जो ये बहुत दुखद समाचार है जो मीडिया में 2 दिन से चल रहा है, और जिस तरह ये कफ सिरप में जो कॉम्बिनेशन आया है ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन था, और कहीं न कहीं इसके लिए जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं या जो ड्रग कंट्रोलर हैं, ये ही दोनों लोग ही रिस्पांसिबल हैं सर। जो भी दवाएं बननी चाहिए उसका टाइम से टाइम जो है उसका मानकीकरण चेक होना चाहिए, ताकि इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी इस तरह का जो एडल्ट्रेशन हो रहा है सर इसको रोका जा सकता है। ठीक है रावत साहब, एक और सवाल है, क्योंकि अभी हम एक आगरा में भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं, बहुत जगह इस तरह का, अलीगढ़, बहुत सारे मामले, अभी हम नकली दवाइयों का भी खुलासा हुआ। ठीक है, अब तो इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, जब कोई घटना हो जाती है तब सरकार भी अलर्ट हो जाती है, लोग, लेकिन ये नकली दवाइयों का कारोबार कैसे फल फूल रहा है? आप सोचिए, दवाई का सेवन इसलिए करते हैं कि आपकी बीमारी दूर हो जाए, दवाई का सेवन इसलिए करते हैं कि आपकी जिंदगी बच जाए, लेकिन यहां तो जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें प्रशासन का रोल होता है कि हर टाइम टू टाइम इसको चेक करें, और इसका जो है सैंपल लेकर के जो ड्रग्स हैं इनका और जो सिरप है इनका लेके लैब में टेस्टिंग होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा जो है ब्रांडेड आइटम को चलाने की बात करते हैं। सिंपल जो ये लोकल की दवाएं हैं इनका इसी तरह का या तो किसी न किसी रूप में देखिए, अब ये तो कोल्ड ड्रिंक तो ब्रांडेड कंपनी थी, बताया जा रहा है 1990 से काम कर रही थी, बाकायदा इसका वो था, बाकायदा इसकी कंपनी थी। लेकिन सर अगर आप देखें 2022 में जहां तक मुझे लिटरेचर में देखने को मिल रहा है कि ये दवा अफ्रीका में भी भेजी गई थी जहां 70 बच्चों की डेथ हुई थी। तो इस तरह के जो दवाएं जो एक बार कहीं से ब्लैक लिस्टेड हो जाती हैं, फिर इनको परमिशन कैसे मिलती है कि वो सेम ब्रांड और सेम कॉम्बिनेशन से ये लोग चला रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस पर थोड़ा सा और ब्रीफ से आपसे समझूंगा रावत साहब कि दवाई बनती है, फिर कैसे परमिशन मिलती है, ड्रग विभाग क्या समय पर जांच करता है, कैसे बाजार में हम तक पहुंचती है, उस पर मैं आपसे थोड़ा विस्तार से समझूंगा। एक बार रुक कर लेता हूं, मेरे सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हैं कपिल, क्योंकि जो बड़ा खुलासा हुआ, करीब 200 करोड़ की दवाइयों का नकली खेल चल रहा था, उसके बाद ड्रग विभाग प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं, या स्थिति वही है कि 2 दिन आपने कार्रवाई की, 2 दिन एक्शन किया, मेडिकल स्टोर्स की जांच की और आप बैठ गए घर में? जी कपिल का ऑडियो उठाइए भाई। कपिल आपने म्यूट किया तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी रखिए कपिल अपनी बात। 22 अगस्त से आगरा में ड्रग विभाग ने छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें बस्ती मंडल के जो असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर थे नरेश मोहन दीपक, आगरा के असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर थे अतुल उपाध्याय, और इसके अलावा तमाम कानपुर, मस्का और मैनपुरी तक के जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको भी इसमें लगाया गया था। इसके अलावा एसटीएफ साथ में थी। लगातार ये कार्रवाई चली, उसमें पता चला कि बहुत सारी दवाएं, तकरीबन 14 ऐसे सैंपल थे जिनके बैच नंबर उन दवाइयों से मैच कर रहे थे। कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने यूपी में वो सप्लाई ही नहीं की, लेकिन बंसल मेडिकल ने उस पूरी सप्लाई का 40% अपनी ही केवल दुकान से सेल आउट कर दिया। यानी कि कितने बड़े लेवल पर ये पूरा चल रहा था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि एक बड़ी कंपनी का 40% का हिस्सा अकेले एक कंपनी दुकानदार ने बेच दिया, जो कि सप्लाई ही यूपी में नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ की दवाई जो है वो यहाँ से पकड़ी गई थी। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास जल्दी से। एक रिएक्शन जेडी रावत साहब का ले लेता हूं। जेडी रावत साहब, मेरा सवाल ये है, ये प्रोसीजर जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि एक दवाई कैसे बनती है, फिर ये दवाई बनकर कैसे हम तक बाजार में पहुंच जाती है, और इस दवाई जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है उसमें क्या चूक रही होगी? अगर सर जहां तक ये है कि दवाओं पहले रिसर्च प्रोडक्ट होता है, रिसर्च के बाद कई ट्रायल के बाद वो दवा सामने आती है कि ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियरी है। इसके बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसकी ब्रांडिंग होती है।
कि ब्रांडिंग के बाद ये मार्केट में आती है। तो इसमें कई तरह के वेंडर होते हैं जो इस मैन्युफैक्चरर से अपने अपने ब्रांड का तो रावत साहब इस दौरान ये पता किया जाता है बीच बीच में ड्रग विभाग की तरफ से, भाई कितना सॉल्ट जो इन्होंने वायदा किया, जो लिखित में दिया इतना सॉल्ट जाएगा, इतना वो जाएगा, वो चीजें चेक होती है या फिर सोया रहता है ड्रग विभाग? नहीं सर, होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही होता है कि जब ये मैन्युफैक्चर होकर के मार्केट में ब्रांडिंग में आती है तो बीच बीच में इसका जो है प्रशासनिक चेक होना चाहिए कि ये क्या कंसंट्रेशन है, कोई और चीज मिली है या नहीं मिली है, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये प्रशासन का काम होता है सर। तो लेकिन प्रशासन सोता रहता है, ड्रग विभाग सोता रहता है। अब यही तो आके 48% डीजी चला गया, वो सोते रहे, लोगों ने दवाई पिला दी और बच्चों की मौत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और साथ ही हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।